जहां तक जाती है नजर, कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एयरमीर के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं खबरनामा। भारत में मौजूदा समय में हर दिन 35 से 40 हजार के बीच कोरोना केस सामने आ रहे हैं और ये हालात तब हैं जब कोरोना की दूसरी लहर लगभग धीमी पड़ चुकी है। वही कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा हर किसी को डरा रहा है और विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि ये लहर भी कहर बनकर टूट सकती है। लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना से डर नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वे संक्रमित नहीं हो सकते। ऐसे में वे कोरोना से बचने के लिए कोई भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें और उनके आसपास के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। सबसे अहम बात है कि इस कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों और नौजवानों को हुआ, खासकर वो बच्चे जो कॉलेज या स्कूल गोइंग थे। स्कूल के बच्चों में नाराजगी किस कदर है, इसका आकलन आप इससे लगा लीजिए कि दिल्ली के एक छात्र ने 12वीं के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके स्कूलों को खुलवाने की मांग कर दी। लेकिन इसी के अगर आप दूसरा पहलू देखें, जहां अभिभावक खड़े होते हैं, अभिभावकों का सीधी तौर पर कहना है कि स्कूलों को अभी भी अगर खोला गया तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि सरकार बार बार इस बात को कह रही है, हमको चेता रही है कि तीसरी वेरिएंट जब आएगी तब सबसे ज्यादा मौतें जिनकी होंगी या जिनके लिए सबसे ज्यादा घातक है वो बच्चे ही हैं, वो नौनिहाल ही हैं। हम अपने नौनिहालों का जीवन मौत के सामने खड़ा नहीं करेंगे। अब सवाल ये कि बच्चे अपने अपने रीजन दे रहे हैं। जिस बच्चे ने याचिका दाखिल की है उसने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि सर देखिए, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई हो रही है, चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, लेकिन समझ में आधी पढ़ाई नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आता है। आइज की पावर कंटिन्यू वीक हो चुकी है। जिन जगहों पर सिग्नल्स नहीं आते हैं वहां की बच्चों की पढ़ाइयां नहीं हो पा रही हैं। हमारे देश में आर्थिक स्थिति हर परिवार की इतनी मजबूत नहीं है कि वो मोबाइल या लैपटॉप लेकर के बैठ के पढ़ सके, ये सुविधा नहीं है हमारे पास। और दूसरी सबसे अहम बात, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में होती थी हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है, क्योंकि माँ बाप घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते, स्कूल खुले नहीं है, खेलने की अनुमति घर से नहीं है, तो फिर किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? क्योंकि हमेशा से ये माना गया है कि स्कूलों के ओपन होने के साथ ही जब आप जीवन में सबसे पहले स्कूल की दहलीज पर पैर रखते हैं तो आप समाज में जीने का एक तहजीब सीखते हैं कि किस प्रकार से समाज में जिया जाता है, लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, रहा जाता है। उसी चीज को लेकर के इस बच्चे ने याचिका भी दाखिल कर दी। अब एक और पहलू समझिए, हम कोविड की सेकेंड वेरिएंट से किसी तरीके से लड़ के बदतर हालातों को देख करके आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी तीसरी दौर की अगर हम बात करें तो कहीं भी सजगता नजर नहीं आ रही। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हैं, उनसे इस पर चर्चा करते हैं। पहले आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं फिलिप्स हॉस्पिटल के, और डॉक्टर इंदु कांत दीक्षित जी मेरे साथ जुड़ी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पहला सवाल मैं डॉक्टर साहब से लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, लगातार इस बात को कहा गया कि थर्ड वेव जो है बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए, और स्कूल्स को लेकर के ही मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगी, क्योंकि आज एक 12वीं के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके इस बात को मांग की कि अब जब सब राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं तो हमारे राज्य में भी खोलिए। क्या लगता है आपको कि सरकार का स्कूलों को रीओपन करने का फैसला क्या अच्छा फैसला माना जाए? काव्या जी, फैसला अच्छा और खराब जब पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। तो पहले तो सरकार को स्कूल खोलने की तैयारी अच्छी करनी चाहिए। स्कूल बिल्कुल खोलने चाहिए, बिकॉज लंबे समय तक हम बच्चों को एजुकेशन से, उनकी शिक्षा से डिप्राइव नहीं कर सकते। और खाली शिक्षा नहीं, बच्चों का स्कूल के अंदर सोशल
अगर मोरल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर तरह का डेवलपमेंट होता है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का स्कूल के अंदर ही होता है। घर में बैठे बैठे बच्चों को ना तो पढ़ाई अच्छी होती है, ना कंसंट्रेशन अच्छा होता है, और बहुत बार होता है कि टीचर और बच्चे का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। इवन जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, अर्बन एरिया है, जहाँ पे मिड डे मील वगैरह मिलता था गरीब बच्चों को, वो बंद होकर वो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिसके लिए हमें स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। एक और अहम बात है उसमें कि बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत बढ़ जाएगा अगर बच्चों को लगातार स्कूलिंग शिक्षा नहीं दी। तो जो खास करके लोअर क्लास के जो पेरेंट्स हैं, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज कर दिया जाएगा, उनका ड्रॉप आउट बहुत बढ़ जाएगा। अभी भी हमारे पास लगभग 18 से 20 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 12th तक परीक्षा में पास होते हैं, अपीयर होते हैं। तो इन बच्चों का ड्रॉप आउट कम करना है, कुपोषण से बचाना है, उनकी शिक्षा को अच्छा करना है, उनके सारे मेंटल, सोशल, फिजिकल और मोरल विकास को बढ़ावा देना है, उनकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है, टीचर और बच्चे के बीच में कनेक्शन बढ़ाना है। और सब इन बातों का तभी पॉसिबल है जब हम बच्चों को फिजिकल एजुकेशन स्कूल के अंदर देंगे। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता है कोविड जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये भी पता है कि इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। तीसरी वेव के हम लोग मुहाने पे बैठे हुए हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज नहीं चल रही है। तो स्कूल खोलने से पहले जितने भी स्कूल्स हैं उन सबके सारे टीचर्स, सारा स्टाफ इंक्लूडिंग ड्राइवर, सपोर्ट स्टाफ, उनकी दाईज, भैया, गार्डन, माली, सबको वैक्सीनेट कराना चाहिए, दोनों डोज उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद ही उनको अलाउ करना चाहिए स्कूल में। नंबर 2, जितना भी स्कूल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, टेम्परेचर, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, या उसके अलावा जो भी कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर्स हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, उन सब का अच्छे से ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, स्कूल के अंदर सैनिटाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से पोछा लगना चाहिए, फिगर ऑफ 8 के उसमें। और उसके अलावा अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो लगभग 6 फीट के डिस्टेंस का सब बच्चों के बीच में होना चाहिए। वहां पे स्कूल के अंदर कई सारे हमें टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, जिसमें चाहे वो हैंड हाइजीन कैसे हो रहा है उसको ऑडिट करने की जरूरत है, उनकी मेडिकल रिस्पांस टीम बननी चाहिए, उनका आसपास के नियर बाय हॉस्पिटल से टाई अप होना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर लें, मेडिकल रूम बना होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का एंटीजन किट्स होनी चाहिए, किसी के बच्चे में सिम्टम्स हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के, खांसी जुकाम बुखार है, उसको हम अर्ली डायग्नोसिस कैसे करें, किस तरह से हम तुरंत टेस्ट कर लें, किस तरह उसको आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें। ऐसी सारी एसओपी जो गाइडलाइंस बन चुकी हैं। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, गाइडलाइंस तो बन जाती है बिकॉज हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दूसरे देशों से, बट उनको जमीनी लेवल पे इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ना तो स्कूल वाले अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, ना वहां का प्रशासन अकाउंटेबिलिटी लेता है, स्कूल वाले पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं, प्रशासन स्कूल पे छोड़ देता है, राज्य सरकार डीएम पे छोड़ देती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं करेंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करेंगे, तो मैं स्कूल खोल सकते हैं। सावधानी बरतनी है। और जब भी, एक चीज और बता रहा हूँ, अभी कई सारी ऐसी स्टडीज हुई है जिसमें देखा गया जो बच्चे भी हैं उसमें भी सीरो कन्वर्जन जो है 65 to 70% हो चुका है, मतलब बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं 60 से 70%। इसके अतिरिक्त अभी लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया था, उसमें 58% पेरेंट्स ने माना है कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, दे आर रेडी टू सेंड देयर स्कूल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको बिकॉज ऑफ स्कूल ना खुलने की वजह से उनको उनकी टेली क्लासेस करानी पड़ रही हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस करानी पड़ रही है, उसकी वजह से उनका जो खुद का जो इनकम है वो कम हो रही है, वो अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपना काम से नहीं जा पा रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम, खास करके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करने की जरूरत है वो उस टाइम अपने बच्चों को सुबह पढ़ा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर इन सब बातों को ध्यान दें, हम सही से बैलेंस वे में काम करें तो स्कूल खोल सकते हैं। सबसे अहम बात है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंदु कांत जी के पास जाऊंगी, उनसे सवाल लूंगी। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इंदु कांत जी के पास जाऊंगी मैं। इंदु कांत जी, सीधा सवाल आपसे भी पहला यही, सरकार का फैसला स्कूलों को ओपन करने का क्या सही माना जाए? क्योंकि एक रेशियो माँ बाप का कह रहा है कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे, हमें सरकार पर अभी भरोसा नहीं है क्योंकि बच्चों का वैक्सीन आया नहीं है, वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, और कई जगह से केसेस आ चुके हैं कि बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए। खासकर अगर पंजाब की बात कर लूं तो यहां से भी एक बड़ा रेशियो निकल कर आया बच्चों के कोविड पॉजिटिव होने का। ये एक ऐसा फैसला है जी, एक ये ऐसा समय है जिसमें एक संतुलन बना के निर्णय लेना है। जैसा अभी डॉक्टर डीके गुप्ता साहब ने कहा आपके शो में कि
बच्चों को रिस्क है, लेकिन स्कूल खोलना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए, सरकार को, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा अभी, कि सरकार को ये देखना है कि उसने क्या क्या व्यवस्थाएं बच्चों को बचाने के लिए की हैं। SOPs फॉलो कराने के लिए जो अपने तंत्र है, अपना जो सिस्टम है, उसको कितना सेट किया है कि वो इसकी जांच करे सभी स्कूलों में। देखिए, जो बड़े स्कूल हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो तो अपने ब्रांड्स के इज्जत के लिए, अपने क्रेज के लिए, अपने रेस्पेक्ट को मेंटेन करने, अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए खुद ही SOPs को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, भगवान करे किसी बच्चे को हो जाए तो वो तुरंत बड़ी खबर बन जाती है हम लोग की मीडिया में, और फिर उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी पूरी की पूरी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं, जो छोटे दर्जे के स्कूल हैं, जहाँ पे इन व्यवस्थाओं को करना बहुत कठिन काम है, उनके पास संसाधन सीमित होते हैं। बेचारे जो टीचर हैं, अध्यापक, कई बार उनको ही इतनी कम सैलरी मिलती है कि वो कैसे सारी व्यवस्थाएं कराएं। तो सरकार, यहाँ पे सरकार की भूमिका है। जो बड़े स्कूल हैं वहां तो सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, लेकिन जो छोटे स्कूल में, वहां पे अगर संरचनात्मक व्यवस्था करें, वहां के टीचर्स की जांच करवा लें प्रॉपरली सबको, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल देखिए जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं वहां के लिए SOP है, स्कूलों के लिए SOPs हैं डिफरेंट स्टेट्स में कि जो भी अध्यापक या स्टाफ आएंगे दे मस्ट बी वैक्सीनेटेड, और उनका कम से कम एक वैक्सीनेशन तो हुई। लेकिन जो बड़े स्कूल हैं उन्होंने तो ये दिया है, मैंने देखा कई स्टेट्स में, यूपी में, झारखंड में, बिहार में, कि दो वैक्सीनेशन टीचर्स का इंश्योर किया जा रहा है। अब अगर वो 2 वैक्सीनेशन करा के आएंगे तो एटलीस्ट वो स्प्रेडर नहीं होंगे। और बच्चों के लिए तो डॉक्टर्स का मानना है, डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से एग्री करेंगे, कि उनके लिए अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, इवन जब WHO की एक रिपोर्ट आई है प्रिलिमिनरी कि बच्चों को टीकाकरण की जरूरत भी शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी इनबिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने SOPs को ढीला कर दें। तो अगर SOPs स्ट्रांग होंगे तो स्कूलों को खोलना जरूरी है। हाँ, पेरेंट्स हमारे सोसाइटी में ओवर द ईयर्स, पिछले 2-3 डिकेड्स में, काव्या जी आप देखेंगी तो उनका ये अप्रोच रहा है कि सब कुछ स्कूल पे छोड़ देते हैं, अपने नहीं ध्यान देते हैं। ये एक कोरोना का पीरियड एक ऐसा, काव्या जी, आया है जिसे पेरेंट्स को एक मौका मिला है अपने बच्चों को खुद देखने का, पढ़ाने का, थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल समय में से समय निकाल कर उनको देने का। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉर्ट कि अपने बच्चों से आप डायरेक्टली भी जुड़े। तो उसका और स्कूल में भेजने का एक बैलेंस शुरू में किया जाता है। डॉक्टर DK गुप्ता के पास जाऊंगी मैं। डॉक्टर DK गुप्ता, लगातार ही कहा गया कि सेकेंड वेव अभी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये है कि 500 का आंकड़ा अभी भी मौतों का कोविड का आ रहा है। 30-35 हजार के पास डेली इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा हमारे पास सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि रिकवरी डेथ में हमने जरूर करी है, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। अगर मैं आपसे आज के हालातों को देख करके कहूं कि आप आगामी तस्वीर क्या देखते हैं हिंदुस्तान की, तो आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग तीसरी वेव की डिस्कशन करते रहते हैं, बार बार चर्चा करते रहते हैं, बट सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम लोग दूसरी वेव को भी अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। पूरे देश में 35 से लेके 50,000 तक केसेस आ रहे थे पिछले महीने भर में। डेथ जो है 500 से लेके 1500 डेथ हो रही थी। ऐसे देश में 46 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। ऐसे 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी कोरोना की महामारी अच्छी तरह से फैली हुई है। खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले जितने स्टेट्स हैं, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सब में अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। ऐसे लगभग 40 जिले हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच में है। तो स्कूल खुलना या कोई भी हम अभी खतरनाक मुहाने पे तीसरी स्टेज कब आ जाएगी पता भी नहीं लगेगा, कि बिकॉज सब कुछ खुल चुका है। लोगों ने कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करना छोड़ दिया है। हमें वैक्सीन की जो गति 80 से 90 लाख पर डे होनी चाहिए थी, वो आधे से भी कम चल रही है। अभी तक हम लोग सिर्फ 55 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। उसमें मैक्सिमम लोग जो है 40-90% लोग ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज लगी, 10% के आसपास इनको दोनों डोज लगी है। तो अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है सरकार के लिए भी, हम सबके लिए। सरकार की चुनौती ये है कि सरकार कैसे वैक्सीन को प्रोडक्शन बढ़ाए, कैसे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाए, कैसे वैक्सीन की इनॉकुलेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करे, और नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कैसे बढ़ाए जाए वैक्सीनेशन के। और दिसंबर तक हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग 200 करोड़ डोज या 216 करोड़ डोज। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होती है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से
असरता। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कोविड की। सबसे पहले अब मैं डॉक्टर इंदु कांत जी के पास जाना चाहूंगी। इंदु कांत जी, ये तो हमने बात करी स्कूलों को लेकर के, वैक्सीनेशन की 2 डोज लगने के बावजूद भी कुछ केसेस जरूर आए हमारे पास डेथ के, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सतर्कता बेहद जरूरी है। लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या आपको सतर्कता नजर आ रही है? क्योंकि विशेषज्ञ फिर से कह रहे हैं कि दुकानों के आगे गोले बनाइए ताकि जो क्रेता आ रहे हैं वो दूरी से खड़े हों, विक्रेता मास्क पहने, और अगर नहीं पहने तो उनकी दुकान बंद कर दीजिए ताकि इस तरीके से बीमारी फैले ना। लेकिन ये नियम कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि समाज में अगर जागरूकता न हो जी। एक बड़ी अच्छी बात कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि ये कोविड का मामला ऐसा है कि इसमें डॉक्टर भी हम ही है और मरीज भी हम ही है। तो अगर बेसिकली इससे बचाव करना है तो हमें ही करना है। सेकेंडरी स्टेज पे जाने पे जब आप बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हो जाने की स्थिति में आते हैं तब आपको डॉक्टर की जरूरत है। अगर आपने प्रिवेंशन किया तो आपको डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास जाना नहीं पड़ेगा जी। और सब मरीज भी पूरे देश में हम ही हैं, परेशान है, हम ही लोगों की जान जा रही है। लेकिन आप देखिए कि एक बार जैसे ही इस संकट से निकलता है कोई परिवार या इस संकट से लगता है कि थोड़ी दूरी हुई समाज की, तो सारी लापरवाहियां, सारी बेपरवाही और कहीं भी एसओपीज का पालन नहीं होता है। तो आप ये समझें कि प्रधानमंत्री आके आपको मास्क लगाएंगे क्या? अगर जनता ये नहीं समझेगी कि भाई प्रधानमंत्री ने शुरू से ये नारा दिया कि 2 गज की दूरी है जरूरी, तो किसने कहा? और खुद आप देखें कि लगातार कोई भी कार्यक्रम होता है, आपके जितने मुखिया हैं, राज्य के मुखिया, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो मास्क लगाए रहते हैं, डॉक्टर्स लगाए रहते हैं। और आपको जिसकी जान की रक्षा के लिए ये सारे उपाय किए जा रहे हैं, आप कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, जन जागृति के साथ साथ जन चेतना, जो कहते हैं स्वतः चेतना, तो बहुत आवश्यक है। जिसके घर में मौत हो जाती, जो लोग अभी ऑक्सीजन की अफरा तफरी में दौड़ रहे थे सिलेंडर लेने के लिए, अगर वो लोग आपके लिए एक नजीर नहीं है कि भगवान न करे ऐसा हमें भी दौड़ना पड़े, तो इससे बड़ी सीख क्या किसी के लिए हो सकती है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये हम लोग के लिए फख्र की बात है कि 1920 के दशक में जब पहला स्पेनिश फ्लू का मामला आया था तो 3 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी और हम लोग उस समय गुलाम थे अंग्रेजों के। और हम लोग आजाद हैं और आजाद होने के साथ साथ एक आत्मनिर्भर देश की पहचान है कि इन डॉक्टर्स लोगों की कृपा से और साइंटिस्ट की कृपा से आज हमारे पास दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बनी 2 और आज हम लोग वैक्सीन देने की स्थिति में हैं। लेकिन शुरू में लोग वैक्सीन लगवाने को नहीं तैयार थे। आप बताएं उनकी जागृति कौन लाएगा? तो एक तो वैक्सीन लगवाएं जब नंबर आए, और दूसरा जब वैक्सीन लगने के बाद जो एसओपीज हैं, क्योंकि अभी देखिए डेल्टा, आपने जो अभी जिक्र किया कि डेल्टा वेरिएंट के कारण महाराष्ट्र में वेरिएंट के भी पेशेंट्स अब जो है नजर आ गए। महाराष्ट्र में कुछ पेशेंट्स निकले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, जिनकी 2 वैक्सीनेशन हुआ था उनकी मौत हो गई जी। तो और अभी आ गया है खुद सीरम इंस्टीट्यूट का और भी कई कंट्रीज का कि आपको जरूरत पड़ने पर आपको बूस्टर डोज भी 6 महीने बाद लगाना पड़ेगा। कल ही कहा है उनके सीईओ ने और उनके मालिक ने। तो आप जब 1-2 वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं, या तो बूस्टर वैक्सीन लगाने की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बचाव है आपका मास्क लगाना और दूरी बनाए रखना। ये लोगों को खुद समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास जाऊंगी मैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, अगर एक बात कहे कि लगातार ही कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद एक राहत है उस आदमी को, वो थोड़ा स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन जो अभी हालिया खबरें निकलकर सामने आई कि डबल वैक्सीनेशन के व्यक्ति को भी जो है उसकी भी डेथ हुई है कोविड के चलते, क्या कुछ कारण इनके माने जाए? क्या कुछ लापरवाहियां उन लोगों ने बरती? क्योंकि देखिए इस समय अगर हिंदुस्तान की तस्वीर को हम जो देख रहे हैं वो लापरवाही से भरपूर है। इसका मतलब है कि डबल वैक्सीनेशन वाले भी जम करके अब कोविड के प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे हैं। ये पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन के फायदे क्या है और किस किस जगह वैक्सीन काम नहीं करती। पहले तो वैक्सीन किसी भी संक्रमण को रोकती नहीं है, मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड को वैक्सीन बिल्कुल नहीं रोकती। नंबर 2, वैक्सीन से फायदे ये क्या है? अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं तो आपको बीमारी होने के चांसेस कम है। अगर बीमारी होगी तो सीरियस बीमारी नहीं होगी। तीसरा फायदा है कि अगर कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, और कॉम्प्लिकेशन कम होंगे तो
पांचवा फायदा होगा कि आपको डेथ के चांसेस बहुत कम होंगे। जी। जितनी स्टडी हुई है उसमें 98% से ज्यादा डेथ रेट कम हो जाता है अगर आप वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले लेते हो। अगर सिंगल डोज भी लेते हो तो भी लगभग 92-93% आपको डेथ से प्रिवेंशन मिलता है। तो वैक्सीन इस तरह से पता है हमको, जो करंट वैक्सीन चाहे वो स्पुतनिक हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, तीनों वैक्सीन में ये नुकसान समझ लो या ये प्रॉब्लम है कि वो स्प्रेड रेट को कम कर नहीं करती, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से नहीं रोकती। इसका मतलब कि हमें वैक्सीन लगवाने के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। यकीनन डॉक्टर्स की सीधी हिदायत है कि अगर आपने डबल वैक्सीनेशन भी कराया है उसके बावजूद प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंदु कांत जी के पास जाऊंगी मैं। इंदु कांत जी, सामाजिक पहलू पर हमने बात कर ली, छात्रों के पहलू पर हमने बात कर ली, अब एक जरूरी है राजनीतिक पहलू पर बात करना, क्योंकि हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड आ चुका है। लोगों का एक मानना है कि जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट होगा, कहीं चुनाव होंगे तो कोविड नहीं होता है, लेकिन अगर आम नागरिक का कोई कार्यक्रम है तो कोविड होता है। ये जब तक कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तब तक कोविड रूल्स का फॉलोअप हो पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो हमारे मास्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, दे हैव टू लीड द सोसाइटी फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल। वो देखिए, हमेशा ये वाजपेयी जी भी कहते थे, बड़ी अच्छी बात, और ये हम लोग की परंपरा में भी है कि जो आदर्श है, जो मोरालिटी है, जो कैरेक्टर है, वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। और जो बेईमानी है वो भी इसी तरह से फ्लो करता है, और वो ज्यादातर नीचे से ऊपर। तो आप ये देखिए कि जब हमारा राजा या हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री अगर वो चरित्रवान, ईमानदार दिखाई देगा, वो फॉलो करेगा एसओपीज, तो जनता भी फॉलो करेगी। देखिए, एक सफाई की स्वच्छता का अभियान मोदी गवर्नमेंट ने चलाया। आप देखिए पूरे देश में इतना सजगता, शुरू में लोगों ने, बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई कि अरे प्रधानमंत्री सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें आज पूरे देश में इसके क्रांतिकारी बदलाव आया। लोग कूड़ा फेंकने के पहले 2 बार सोचते हैं, और जब देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति कोई चीज हाथ में किसी प्रोग्राम में भी आता है तो अगर रद्दी लगता है तो उसको पॉकेट में डाल डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये आप देखेंगे कि पब्लिक प्लेसेस में सब लोग करने लगे हैं। तो अगर चुनाव के समय या कोई आपका कार्यक्रम है, जैसे मैंने देखा कि कई मंत्रियों को, कई मुख्यमंत्रियों को भी अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम है, तो वहां पे 200, 300, 500 लोग इकट्ठे हो गए जब कोविड की लहर चल रही थी। और लोगों के लिए एसओपी है कि आप 50 या 100 से अधिक इकट्ठे नहीं होंगे। तो लोग ये समझते हैं कि वाकई कोरोना जो है केवल गरीबों के लिए है क्या, केवल मिडिल क्लास के लिए है, जो धनी हैं, जो बॉसेज हैं, जो पॉलिटिकल बॉस है, जो ब्यूरोक्रेट है, उनके लिए नहीं है क्या? तो ये आपको यू हैव टू शो द पीपल, एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा कि आपको ऐसा जीना है। मैंने देखा कई कार्यक्रम हम लोग के थे जिसमें कई वरिष्ठ मंत्रियों को आना था, गडकरी जी को आना था। उन्होंने कहा कि कोविड पीरियड है इसलिए हम ऑनलाइन जुड़ेंगे और आप भी पालन करिए, और इसका उन्होंने पालन किया। तो हमको एक अच्छा मैसेज मिला, हमारे कार्यक्रम में जितने लोग थे उनको मैसेज मिला। तो ये देखिए, चुनाव हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई उद्घाटन हो, अगर आप पालन करेंगे तो जनता भी पालन करेगी। आप नहीं पालन करेंगे तो जनता से कैसे उम्मीद करेंगे आप? जी दुकान जी, क्योंकि ये जो आरोपी की टोकरी है लगातार एक दूसरे के हाथ में पकड़ाई जा रही है। सरकार कहती है कि विपक्ष नियमों का पालन नहीं करता, विपक्ष कहता है कि सरकार पहले खुद तो माने तब हम इस नियम को माने, जनता कहती है कि राजनेता तो इस नियम को ही नहीं मानते तो हम क्यों माने, क्योंकि हमारी तो रोजमर्रा की जिंदगी है, कमाने जाएंगे तब रात में कुछ खा पाएंगे, इनको तो चलो टैक्स से हमारे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये अवधारणा समाप्त कौन करेगा? सत्ता, विपक्ष, आम जनता, कौन? ये सबको मिलकर करना पड़ेगा काव्या जी। देखिए, जान किसकी जानी है? ये प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात बीच में कही थी, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति पहले की है कि जान है तो जहान है। देखिए, अगर आपका जान नहीं है तो किस चीज की राजनीति होगी? और मैं आपको कई बार ये तो कई लोग व्यंग्य करते हैं काव्या जी, लेकिन आपको लगेगा कि देखिए बड़ी अच्छी सिमिली है कि कोरोना या कोविड-19 कहिए एक ऐसी चीज है जो बड़ा लोकतांत्रिक है। इसने जब किसी को पकड़ा या किसी की जान पे आई तो उसने मंत्री, तंत्री और जनता में कोई भेदभाव नहीं।
अगर मंत्री भी देखिए, केंद्र सरकार के मंत्री तक की डेथ हो गई, कई राज्यों में मंत्रियों की डेथ हो गई, कई ब्यूरोक्रेट, कई हमारे जर्नलिस्ट साथियों की डेथ हो गई, और आम जनता को तो कोई पुरसा हाल नहीं ही था। लेकिन आप ये देखिए कि जब ऑक्सीजन की कमी की बात आई तो देश में एक स्यूडो कमी पैदा हो गई। कैसे? हर आदमी जिसको जरूरत नहीं था, देखिए ये सिविक सेंस का अंतर है कि आपने सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसमें सरकार की भी कमी है कि उसको विश्वास नहीं दिला पाई कि जरूरत पड़ने पर मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा, तो लोग सिलेंडर उठा उठा के अपने घर पे रख लिए, और आखिरकार उन्होंने सिलेंडर जो 10,000 20,000 के खरीदे थे उनके किसी काम नहीं आए। आप ये देखें कि जिसको कोविड हो जाएगा, जिसको जरूरत पड़ जाएगी, उसका एक सिलेंडर से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर ये जागरूकता होती तो जो 10 सिलेंडर से एक आदमी की जान बच सकती थी वो घरों में पड़े थे लेकिन नहीं दिए गए। ये देश का भाव और समाज को अपना मानने का भाव, जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, अगर ये भाव होता तो लोग सिलेंडर अपने घर में नहीं रखते। और इसमें सरकार की भी ये कमी थी कि सरकार कई जगह पर विश्वास नहीं दिला पाई कि आपकी जरूरत में आपको सिलेंडर की या गैस की कमी नहीं पड़ेगी। तो ये जो जागरूकता है हर स्तर पे हर लोगों को करना पड़ेगा। सरकार आपके घर में आपको आकर के एसओपी नहीं दिखाएगी। बिल्कुल। इंदुकांत जी, अभी सदन में बहुत तेज हल्ला हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के। जिस तरीके से बिहार के नेता हैं झा जी, प्रोफेसर झा, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी थी। सदन में काफी आक्रोश उन्होंने जताया कि आप भले कहें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन हम जानते कि मौतें हुई हैं। अब लेकिन राज्य सरकारें इस बात का आश्वासन दे रही हैं कि अब व्यवस्था संपूर्ण है। क्या लगता है आपको कि इतनी लापरवाही के बाद ये संसाधन सक्षम है हिंदुस्तान की आम जनता को बचाने के लिए, या लापरवाही को छोड़ करके ये संसाधन फिर हमारे लिए संपन्न है? कभी भी नहीं। देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध बात कही जाती है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। बिल्कुल। आप देखें, हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं। फर्ज करिए हाइपोथेटिकली, अगर 135 करोड़ को इन्फेक्शन हो जाएगा तो कौन से सिलेंडर से, कौन से प्लांट से ऑक्सीजन आप सप्लाई कर देंगे जी? और ये तो इन्फेक्शन है। तो अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो जितना ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास पहले थी वो भी सफिशिएंट थी। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे और ये सुपर स्प्रेडर की तरह अगर फैलने देंगे या फैल जाएगा तो कोई भी व्यवस्था, आप ये देखें कि अमेरिका में, सऊदी अरब में, आपने देखा होगा बड़े बड़े देशों में, ब्रिटेन में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे जी। आखिरकार कोई भी देश, कोई भी समाज ये कभी भी तैयारी करता है कि हमारे 130 करोड़ लोग, या हमारे यहाँ जैसे ब्रिटेन में मान लीजिए कि 15 करोड़ लोग हैं, तो 15 करोड़ में से 10 करोड़ लोग बीमार हो जाएंगे। इसकी तैयारी कोई सरकार या समाज क्यों करेगा? वो तो ये मान के चलता है कि हमारे समाज में 1% 2% लोग बीमार होंगे, 98% स्वस्थ और रोबस्ट होंगे। तो अगर आप योग कर रहे हैं और आप प्रिवेंशन कर रहे हैं और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने बच्चों का, अपने पड़ोसी का, अपने समाज का भी ख्याल रख रहे हैं, तो कम से कम लोग बीमार पड़ेंगे। आपको ऑक्सीजन मैनेजेबल होगा। लेकिन आप 135 करोड़ में से अगर 10 करोड़ भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, 1920 का उदाहरण लीजिए, जब 3 करोड़ से 5 करोड़ लोग मरे थे, हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों ने शायद कई स्तर पे कोई ध्यान नहीं दिया होगा, केवल अपने को बचाया होगा, जो हम कल्पना कर सकते हैं। इतिहास में कुछ ऐसी बातें मिलती भी हैं। तो आपके 10 करोड़ लोगों को कोई सिस्टम नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे आउट। और आपको समझना पड़ेगा, समाज को आगे आकर देखना पड़ेगा कि हम मास्क कम से कम बेयर मिनिमम मास्क तो लगा सकते हैं। और मास्क जो प्राइमरी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उनका फॉलो अप एटलीस्ट करें। बिल्कुल, प्राइमरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे बिना कोविड से लड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एक और पैनलिस्ट मेरे जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अशोक सरवाल जी हैं, आईएमए अंबाला अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सरवाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे लूंगी, क्योंकि लगातार मरीजों से मुलाकात करते हैं और मेडिकल जगत से क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो स्थितियों को बहुत बखूबी समझते हैं आप। आगे के हालातों को अगर मैं पूछूं एक ज्योतिष के तौर पर, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है हिंदुस्तान जितना सजग है, आगे की तस्वीर कैसी होगी? सेकेंड वेव से राहत देने वाली या आफत देने वाली? देखिए, जो कोरोना है, हमें अब ये हमारी एक जिंदगी का पार्ट बन गया है। बिल्कुल। और ये कोरोना जो एक वायरस डिजीज है, जो कि काफी सालों से हमारे अंदर है, प्रेवलेंट है,
पर इसको ये एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में चली गई पिछले साल वुहान चाइना वायरस की वजह से, तो उसके बाद अब हम ये सोचें भी हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। ये कोरोना तो हमारे साथ रहेगा, बट वी हैव टू बी कॉशियस। हमें इसके अगेंस्ट कॉशंस यूज करनी है। जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है इंडिया में, सरकार ने वैक्सीनेशन चलाया हुआ है, ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि बहुत राहत मिली है लोगों को, जिससे कि सेकंड वेव पूरी तरह कंट्रोल हुई है। और अब थर्ड वेव का आशंका है, उससे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन बहुत फुल स्केल पे करनी चाहिए, विग्रेसली होनी चाहिए। और जो वैक्सीने के बाद ये नहीं है भी आप मास्क लगाना छोड़ दें या सोशल डिस्टेंसिंग या कोई ऐसी बातें मतलब करें जिससे कि आप सोचें भी वैक्सीन लगी तो बिल्कुल मैं वो हो गया। ठीक है, वैक्सीन लगने के बाद डिजीज का जो सिवियरिटी है वो कम होती है और बाकी डेथ रेट बहुत कम होता है और आईसीयू में भर्ती होना बहुत कम होता है। बट ये जो प्रिकॉशंस हैं ये हमें यूज करनी चाहिए नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अशोक जी, तस्वीरें ये कह रही हैं कि इन्हीं नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो आज हमको चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि हालात ये है कि लोग ना मास्क कैरी करने को तैयार हैं। डबल वैक्सीनेशन के बाद उन्हें लग रहा है कि अब तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि हम मास्क पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। हालिया तस्वीर आपने हिमाचल की देखी, आपने मसूरी की देखी, जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहां की देखी, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लगा ही नहीं कहीं कि यहाँ कोविड जैसी कोई महामारी आ रखी है, या हमने वो दौर देखा है जब हमें अस्पताल नहीं मिले, शमशानों में जगहें नहीं मिली, हम वो दौर ही भूल गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा काका जी आपने, ये इसी की वजह से थर्ड वेव की आशंका है। अदरवाइज थर्ड वेव आनी नहीं चाहिए थी। जैसा आपसे वैक्सीनेशन हुई है, जहाँ लोग अफेक्ट हुए हैं और जैसे कि हमारी इम्यूनिटी है, इसीलिए थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, जो कि नेक्स्ट मंथ में आने की संभावना है। तो इसको बचाने के लिए और इसकी सिवियरिटी कम करने के लिए और इसकी ड्यूरेशन कम करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। जैसे कि वैक्सीनेशन तो चल ही रही है, पर लोगों को ये चाहिए, जैसे आपने देखा पहाड़ों में एकदम भीड़ निकल पड़ी, जैसे वो कहते थे ना भी पहले हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, अब होटलों में बेड नहीं। तो ऐसी चीजें बहुत मतलब कि लोगों को सोच समझ के करनी चाहिए। और अगर हमने थर्ड वेव बचानी है तो हमें ये नहीं है भी मास्क, अगर हम वैक्सीनेशन हो गई है तो 2 डोज भी हो गई है, तो ये नहीं है भी कोई वैक्सीनेशन आपका कोई पनेशिया है। मैंने वैक्सीनेशन, वायरस जो है अपना रूप बदलता रहता है, जब भी इम्यूनिटी बन जाती है लोगों में, हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है, इवन वायरस अपना करैक्टर चेंज कर लेता है, तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी भी काम नहीं आती, वैक्सीनेशन में ये नहीं काम आती। हाँ, ये जरूर है भी ये जो वैक्सीन है ये उसके जो वायरस है उससे मिलता जुलता होता है, तो काफी हद तक वो उसमें फिर भी इफेक्टिव होती है। बट ये जो लापरवाही जो लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इंदुकान जी, आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर्स का सीधा मानना है कि थर्ड वेव के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हम सब स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तादाद में वैक्सीनेशन हो रहा है ये हालात नहीं आते। थर्ड वेव की चेतावनी के बाद भी जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, उसके बाद तो लग भी नहीं रहा कि आगे भी कुछ राहत हमें मिलने वाली है। इंदुकान जी, क्या लगता है आपको? डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि हमारी खुद की गलतियों की वजह से ये थर्ड वेव आई है, अगले महीने ये मुंह खोले खड़ी है हमारे सामने, हमें फिर इससे लड़ना पड़ेगा। नहीं, ठीक कह रही है बिल्कुल काव्या जी। देखिए, थर्ड वेव सामने खड़ी है, लेकिन अभी भी उसको रोका जा सकता है अगर जैसा आपने कहा कि लोग सतर्क हों। यकीनन अगर लोग सतर्क नहीं होंगे तो वो आएगी, और अगर सतर्क होंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो आएगी। तो इसलिए अगर आप सतर्क होंगे, जैसे आपने पब्लिक प्लेसेस में आप जाते हैं और अगर आपने मास्क पहना है, पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप जाते हैं और लोगों को आपने दूरी पे रखा है, दूर से व्यवहार करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं और किसी भी ढंग के एसओपीज का पालन नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोविड को आमंत्रित कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए, आप दूसरों को भी देंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के कुछ सवाल जो है वो बार बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को कहा गया कि थर्ड वेव बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है, फर्स्ट वेव में जो है हमारे जो बुजुर्ग थे उनको ज़्यादा एहतियात बरतने को कहा गया, फिर जब सेकंड वेव आई तो जो युवा वर्ग था उससे कहा गया कि आप ज़्यादा एहतियात बरतिएगा।
थर्ड वेव के लिए कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान बहुत चिंतित है, क्योंकि अब जो सवाल है वो हिंदुस्तान के नौनिहालों की है। डॉक्टर अशोक सरवाल, सवाल कहीं ना कहीं बेहद अहम है। लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर हमने फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव को देखने के बाद थोड़ी सी भी एहतियात बरती होती, नियमों को पालन किया होता, जो एसओपी जारी की गई थी उन्हें हम फॉलो करते, WHO की गाइडलाइंस का हम पालन करते, सरकार ICMR लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा था, हम उनका अगर पालन करते रहते तो अभी तक हमको थर्ड वेव को वेट उसके लिए नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जिस तरीके से आपने IMA के अध्यक्ष सुना अंबाला से जुड़े थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस थर्ड वेव के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप और हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ना मास्क कैरी किया है। अभी आप हालिया दौर में सड़कों पर उतर जाइए, क्योंकि राखी का त्योहार है, 15 अगस्त कल है, उसका त्योहार है, आगामी समय में बहुत से त्योहार लगे हुए हैं। उन त्योहारों के दरमियान आप जरा बाजार में जाइएगा, बाजार इस तरीके से गुलजार होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कोई महामारी चल रही है या लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। किसी के जहन में भी शायद ये बात नहीं रहती कि इस बीमारी से, इस महामारी से लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लोगों का घर उजड़ चुका है। उस चिंता से बिल्कुल इतर आराम से अपने त्योहार को मनाने की चिंता करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि व्यक्ति को पीछे पलट के जरूर देख लेना चाहिए, खासकर जब मंजर वो देखा हो जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की हो, तो उस चीज की कल्पना कर लेनी चाहिए कि थर्ड वेव की स्थिति आखिरकार कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है। डॉक्टर सरवाल, मेरा आपसे सवाल था कि बच्चों को लेकर के माँ बाप बहुत डरे हुए हैं अब, क्योंकि थर्ड वेव में सबसे पहली चेतावनी बच्चों को दी गई थी, तो स्कूल ना भेजने की बात भी सामने आई कि हम तो भाई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चे बाहर भी नहीं खेल पा रहे हैं। अब बच्चे भी याचिका डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब स्कूल खुलवा दीजिए, वरना हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसका हल क्या निकाला जाए? देखो काव्या जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब कोरोना तो हमारी जिंदगी के साथ चलेगा जी, तो अब ये बच्चों के लिए बड़ी समस्या है, जो कि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुई है, अभी तो ट्रायल्स ही चल रहे हैं। बट अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चों को हम स्कूल भेजें या ना भेजें। मेरे मुताबिक बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल भेजना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर गवर्नमेंट खोलती है तो उसको हाफ स्ट्रेंथ पे स्कूल खोलने चाहिए या सुबह शाम का सेशन करना चाहिए, या और उसमें स्ट्रिक्ट मतलब वहाँ पे SOPs जो कोविड के हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तब जाके हम खोल सकते हैं। अदरवाइज बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को एक रिस्क में भेजना होगा। मेरे मुताबिक बिना वैक्सीनेशन के बस स्कूल खोलने कुछ मतलब ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, लगातार जो नौनिहालों के बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि बच्चे क्योंकि नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए डर बरकरार रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, डॉक्टर इंदुकांत के पास जाऊंगे। इंदुकांत जी, अनलॉक शब्द को आप कितना जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि लगातार जब सरकार ने कहा कि अब राहत मिलनी शुरू हो गई है तो अनलॉक की प्रोसीजर शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके चीजें खोलते हैं, इसका मतलब लोगों को लगा कि अब राहत है, चीजें बेहतर होने लगी हैं, हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। अशोक सरवाल जी, लोगों की जिस तरीके से अनलॉक के प्रोसीजर को लेकर के रियायत देखने को मिल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सरकारों की मजबूरी है, लोगों की आय को भी उन्हें देखना है, लोगों के रोजमर्रा के जीवन को भी देखना है, क्योंकि कई परिवार जो है मजदूरी से जुड़े हुए, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सुबह कमाएंगे तब शाम को खा पाएंगे। इससे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक के बारे में सोचे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार की इस जिम्मेदारी का फायदा हम नागरिक उठा रहे हैं
कि आज क्योंकि जिस तरीके से आगरा प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया कि जो वीकेंड लॉकडाउन चल रहा था उसको हटा दिया गया है, अब ताजमहल की दीदार जो है आप रविवार शनिवार भी कर पाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में ही आप तस्वीर देख लीजिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है काव्या जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये तो देखो एक सरकार की भी एक मजबूरी है, बिल्कुल लॉकडाउन से लोगों को बड़ा मतलब के नुकसान होता है। अपनी जो रोज की रोटी कमाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं या और व्यापारी हैं, सब हैं, तो उनको अपना लाइवलीहुड के लिए ये लॉकडाउन को हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, क्यों, उससे और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो पर जो लॉकडाउन सरकार ने खोला है, फेज्ड मैनर में खोला है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोला है, वो लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको अपनी जो इसकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और ऐसा मतलब एक जगह कोई ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें, मास्क यूज करें। मैं देखता हूँ लोगों ने मास्क पहनना ही बंद कर दिया, जिसको पूछो वो कहता है जी हमने तो वैक्सीनेशन करा, जबकि बहुत गलत है। मास्क तो कभी बाहर जब भी निकलते हैं तो आपको मास्क तो पहनना ही है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं, चाहे आपको कोविड हो गया, चाहे आपका जो भी है। ये जो चीजें हैं ये सब गलत है, पर अनलॉक करना भी एक बहुत जरूरी स्टेप है जो कि होना चाहिए था और हुआ। और अब लोगों को इसके बारे में थर्ड वेव अगर आएगी तो फिर मजबूरन तौर पे लॉकडाउन होगा, तो उसके लिए फिर ये लोग खुद जिम्मेवार रहेंगे इसके लिए। इसको मतलब इनको ध्यान देना चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए अपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के जो भी है, तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए भी ये जो कोविड है इसको हम कैसे थर्ड वेव को रोक सकते हैं। बिल्कुल इंदुकांत जी, मेरा मानना है कि आम जनता को समझना पड़ेगा कि अनलॉक सरकार की मजबूरी है और हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें। उन्हें लग रहा है कि सरकार की मजबूरी नहीं, अनलॉक सरकार जो है वो ये बताना चाहती है कि राहत आ चुकी है, तो आप आराम से घूमिए ताकि हमारे पास रेवेन्यू आए, आप आराम से देश दुनिया घूम सके, आराम से अब जीवन यापन आप कर सकते हैं क्योंकि अब राहत आ चुकी है। ठीक कह रही हैं आप। देखिए ये समस्या कई देशों में भी आप देखिए, जो विकसित देश अपने को कहते हैं, ब्रिटेन में, अमेरिका में कई जगहों पे इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन किया लोगों ने कि लॉकडाउन खत्म करिए। तो उस मामले में तो कम से कम हमारे देश में डिमॉन्स्ट्रेशन की स्थिति नहीं आई। तो मैं मानता हूं कि कई स्थितियों में देखिए जनता का मेंटेलिटी मूड एक ही ढंग का पूरी दुनिया में होता है, लेकिन वहां तो लोगों ने प्रदर्शन किए, लंबी लंबी लाइनें वहां डिपार्टमेंटल स्टोर में लोगों ने लगाए, जबकि वो हमसे सशक्त देशों में से थे। बिल्कुल। तो हम लोगों की सभ्यता और हम लोग की संस्कृति इस मामले में उनसे हावी रही, और आप देखिए कि हमारी संस्कृति की कई चीजें फिर से एस्टेब्लिश हुई, जैसे नमस्ते करना, हाथ धोना। लोग पहले मजाक करते थे, आपने देखा होगा हॉलीवुड फिल्में देख करके 80 और 90 के दशक में लोग सूट बूट में खाना शुरू कर दिए थे कि वही फैशन है, वही स्मार्टनेस है। अभी कोरोना ने सिखा दिया कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से हाथ पैर धोकर, हस्त प्रक्षालन कर करके चीजें करना और हाथ कितनी बार धोना कितना इम्पोर्टेंट, अमिताभ बच्चन को प्रचार आके करना पड़ा। हमारे यहाँ देखिए, जो हम लोग शिक्षा की बात कह रहे थे, शिक्षा इतनी बड़ी चीज है कि इसके लिए कहा गया शिक्षा धनम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। बिल्कुल। तो अगर विद्या धन हासिल करना है तो एक बैलेंस कर जो छात्र की बात जिससे हम लोगों ने चर्चा शुरू की कि सुप्रीम कोर्ट में उसने एप्लीकेशन दिया, किसने किया? विद्या के लिए। अगर विद्या नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन विद्या आपको घर पे पेरेंट्स के फोकस होकर देने मिलेगा। पेरेंट्स ये सोचें कि हम टीवी देखें, सीरियल देखें, हम अपने प्रोफेशनल काम के नाम पे बच्चों को केवल टीचर्स के हवाले कर दें और अपने को मुक्त समझें, और बच्चे ये सोचें कि ये मौका मिला है वीडियो गेम खेलें या मोबाइल गेम खेलें। तो ये पेरेंट्स, बच्चों और समाज और स्कूल सबकी सामूहिक जिम्मेदारी से ये शिक्षा और विद्या का कार्य हो सकता है। बिल्कुल। लास्ट कमेंट में डॉक्टर अशोक जी से जरूर लेना चाहूंगी। डॉक्टर अशोक, लोगों को आपने महत्व अभी तक समझाया कि कितने नियम के पालन उन्हें करना है, जरूरी है। एक सवाल जरूर मैं कहूंगी कि लोगों के लिए एक अपील आपकी तरफ से क्या होगी, किन चीजों का वो खासकर ध्यान रखे थर्ड वेरिएंट के लिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि अब तो कई वेरिएंट आ चुके हैं, इन सब से कैसे वो बच सकते हैं, ये कमेंट आपसे मैं जरूर चाहूंगी। देखिए, जब वैक्सीनेशन होती है या लोगों को बीमारी होती है, उसे इम्यूनिटी आती है, तो उससे वायरस उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, पर वायरस अपना करैक्टर चेंज करता है। पर उस ऐसे में जो वैक्सीन लोगों को लगी है
ये ना समझे भी वो 100% प्रोटेक्शन देगी। और इसलिए आपको मास्क तो हर टाइम लगाना ही है, जब भी आप बाहर जाएं मास्क तो बहुत जरूरी है। आप वैक्सीनेटेड हैं, आपको बीमारी व्हाटएवर, क्यों वायरस अपना रूप चेंज करता है। दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, वो तो सब कुछ करना ही है। और जो बाकी जो गवर्नमेंट अपना ये वैक्सीनेशन का अभियान चला रही है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये नहीं सोचना भी फाइजर की वैक्सीन आएगी, मडोना की आएगी, कोवैक्सीन है, ये है, वो है, जो भी मिलती है वो लगवाओ। वैक्सीनेशन कंपलसरी है, कौन सी वैक्सीन है ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं कंपलसरी। और दूसरा मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर वैक्सीन को लेकर के ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बार बार क्यों आ रही है कि जब फाइजर आएगी हम तब लगवाएंगे, हम कोविशील्ड नहीं लगवाएंगे, हम कोरोना लगवाएंगे, ये क्यों आखिरकार आ रहा है, जबकि बार बार एक्सपर्ट इस बात को कह चुके हैं कि हर वैक्सीन ट्रायल के बाद ही अप्रूव की गई है। बिल्कुल ठीक है, आपने देखो इंडिया में 55 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अभी तक। और जो अभी मैं देख रहा था, सिर्फ 2.5 लाख लोगों को उसमें कोई कोरोना हुआ, तो जिनको हुआ वो बहुत मतलब माइल्ड हुआ और वो आईसीयू तक नहीं पहुंचे। तो इसलिए ये नहीं है भी अगर कोविशील्ड या कोवैक्सीन जहां इंडिया में लगी है तो वो इफेक्टिव नहीं है, मडोना आएगी या स्पुतनिक आएगी, व्हाटएवर, जो भी आपको वैक्सीन है, ऑल वैक्सीन आर गुड, मे बी लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ सक्सेस, अदरवाइज जो भी आपको वैक्सीन मिलती है आप लगवाएं। और मास्क बहुत जरूरी है। जो शहरों में बाजारों में जैसे घूम रहे हैं लोग, अपने टूरिस्ट पैलेसेस पे ऐसे बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वैक्सीन चाहे कोई भी हो, लेकिन वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। आप उसकी कंपनी पे मत जाइए, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराइए। यारों के छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, डॉक्टर इंदुकांत जी के पास जाऊंगी। इंदुकांत जी, अगर मैं कहूं सबके लिए राय, मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, इससे इतर, क्योंकि ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन सामाजिक राजनीतिक तौर पर अगर मैं आपसे राय मांगू तो क्या होगी इस कोविड के लिए? देश को अपना समझिए, समाज को अपना परिवार समझिए। वसुधैव कुटुंबकम है कि हमारे घर में किसी को कोरोना हो सकता है या इन्फेक्शन है, तो आप जिस तरह से सक्रिय होते हैं और जिस तरह से चीजों का पालन करते हैं, उस तरह से लगातार पालन करिए, क्योंकि पूरा देश, पूरा समाज आपका है। अगर ये भाव आपके में होगा तो देश में कोई थर्ड वेव, फोर्थ वेव नहीं आएगा। देखिए, एक बात समझ लेने की है काव्या जी, कि ये कोरोना आया है जाने के लिए नहीं, ये रहेगा जी। जैसे फ्लू था, ये भी वायरल बीमारी है, ये है किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत माइल्ड रहेगा, लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड हो गए और हम SOPs फॉलो करते रहेंगे तो ये अपने डेथ डाई डाउन कर जाएगा। और मैं एक बात अपनी लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। तो शिक्षा पे जो ध्यान देना है, शिक्षा को हम लोग कैसे, अगर कोरोना के कारण बच्चे घर में हैं तो उसको जीवित रखने के लिए माता पिता को, चाहे डॉक्टर साहब हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर है, घर पे रुक करके ध्यान देकर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उसको संस्कार देना पड़ेगा, तभी शिक्षा रहेगी। बिल्कुल, समय में बस समाप्त हो रहा है। डॉक्टर अशोक जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर अशोक जी, लास्ट कमेंट छोटा सा जल्दी से दीजिएगा। बस यही, मैं तो यही कहूंगा भी जो डॉक्टर साहब ने जो कहा भी, आप अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखिए, इसको जो SOPs हैं कोविड की उसको फॉलो करिए, मास्क लगाइए, वैक्सीनेट होइए और बच्चों को घर में रह के उनको पढ़ाने की कोशिश करिए। तो सबका मतलब अपने देश को अपना घर समझिए, यही मेरी एक सबसे अपील है। बिल्कुल, दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन हिंदुस्तान का वसुधैव कुटुंबकम का जो मानक है, जिसमें हमने सबको अपना समझा है, उसी तौर पर एक बार फिर हमको सबको अपना समझ करके कोविड की थर्ड वेव से लड़ना होगा। खबरनामा में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।